The first topic of the today's session is effect of catalyst on the rate of reaction. Effect of catalyst on the rate of reaction. Now, catalysts are those chemical substances which alter the rate of reaction, either increases the rate of reaction or either decreases the rate of reaction. मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं. अब बेसिकली वो किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं? बेसिकली कैटलिस्ट प्रोवाइड देयर सॉलिड सरफेस टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कंबाइन टुगेदर. और जब कैटलिस्ट की सरफेस पर क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो more number of reactant molecules combine together and they will give the more amount of product. But वो मैकेनिज्म जो है कि किस तरीके से कैटलिस्ट जो है वो अपनी सॉलिड सरफेस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड करते हैं और कैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, दैट वी विल डिस्कस इन द चैप्टर 5. दैट इज हेटेरोजेनियस कैटालिसिस. एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे. सरफेस केमिस्ट्री फिनोमिना है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करते हैं, अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन हो सके और क्या बना सके, प्रोडक्ट बना सके. लेकिन यहाँ हम बेसिकली जो डिस्कशन कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, दैट इज रिलेटेड टू द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, हमने लास्ट टॉपिक आरएनएस थ्योरी डिस्कस करी थी. तो आरएनएस थ्योरी में हमने क्या बोला था कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज on the increment of the temperature, the average kinetic energy of reactant molecule increases. So more number of passive molecules are converted into the active molecule. Passive molecule क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है, वो पैसिव मॉलिक्यूल्स बोले जाते हैं. और जैसे ही एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो मॉलिक्यूल्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोल दिए जाते हैं. तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, देखिए, वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी और दैट एक्सप्रेसेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. तो इसके लिए हमने ग्राफ इस तरीके से डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी एनर्जी हो गई एक तरीके से. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और ये जो लेवल है, ये एनर्जी का जो लेवल है, ये आपका लेवल क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड है. क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड. और थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या बोला जाता है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. इसका जो डिफरेंस होता है वो क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन. ये हम आरएनएस थ्योरी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. दिस मैकेनिज्म इज एक्सप्लेन बाय द आरएनएस कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है और जैसे ही वो एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये आपका एनर्जी बैरियर है. थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, आपका एनर्जी बैरियर है. सो नेक्स्ट इज कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन. Now, this theory basically explained by Max Strauss and the William Lewis in the year 1916-1917.
1916-1917 के बीच में ये थ्योरी प्रपोज किया गया, कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज एडवांस फॉर्म ऑफ अरेनियस थ्योरी। तो इस थ्योरी के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट बोला गया कि फॉर ए रिएक्शन इज टू बी अकर, मतलब रिएक्शन जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को दो बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे। वन बैरियर इज अ एनर्जी बैरियर एंड अनदर वन इज ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, whenever a reactants are chemically combined with each other and want to convert into the product, then reactant molecule must be collide with each other। पहला पॉइंट जो बोला गया कि रिएक्टेंट से यदि प्रोडक्ट बनना है या रिएक्टेंट कन्वर्ट होना चाह रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होनी चाहिए, कॉलिजन होनी चाहिए। पहली पॉइंट जो है, दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज नोन एज कॉलिजन थ्योरी। सो a reaction to be occur or a process in which reactants is converted into the product, in this process reactant must be collide with the each other। जब रिएक्टेंट एक दूसरे से कोलिजन करेंगे तभी वो क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट। और उसी के बेसिस पे जब कोलिजन होगी तो कोलिजन से रिलेटेड एक टर्म डेराइव की गई, दैट इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। So what is collision frequency? इसको डिनोट किया गया Z से। Collision frequency is number of collision between reactant molecules per unit volume per second। पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी कॉलिजन हो रही है, ये कॉलिजन क्या बोली जाएगी, दैट टर्म इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनके बीच में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनके बीच में कॉलिजन होनी चाहिए, और वो कॉलिजन तभी इफेक्टिव बोली जाएगी क्योंकि सारी कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होगी। कॉलिजन होनी चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन है। साथ साथ में कॉलिजन कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। So a collision is to be effective if the reactant molecule cross two barrier, one is energy barrier and second one is orientation barrier। तो energy barrier क्या है कि those reactant molecules which have energy more than threshold energy or equivalent to the threshold energy, those reactant molecules has a tendency to convert into the product। तो ये तो हुआ energy barrier, और दूसरा हुआ orientation barrier कि collision is said to be effective if they collide properly with each other। उनका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन का कैसे लॉजिक हुआ, जैसे देखिए, मैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, स्फेरिकल है। अब ये सपोज ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है और ये सपोज बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब यदि उनकी कॉलिजन जो है इस तरीके से हो रही है, ओरिएंटेशन इस तरीके से, तो क्या होगा, इसका कॉलिजन हो जाएगा, मैक्सिमम इसका कॉलिजन हो जाएगा। बट इसके और इसके कॉलिजन होने की टेंडेंसी मिनिमम है या होगा ही नहीं क्योंकि इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। तो दिस इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कॉलिजन का इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बैरियर क्रॉस करने जितना एनर्जी है, लेकिन उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। कॉलिजन के लिए जो ओरिएंटेशन होना चाहिए, किस तरीके से कॉलिजन होनी चाहिए, तो जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस तरीके से कोलाइड करें, जैसे ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, और ये कॉलिजन आपकी क्या हो जाएगी। अब इस तरीके से जब कॉलिजन होगी, सो दिस कॉलिजन इज कॉल्ड अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये ऊपर वाला ओरिएंटेशन क्या है, इम्प्रॉपर है, नीचे वाला है प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो मेनली दो पॉइंट यहाँ डिफाइन किए गए इस थ्योरी के अंदर। पहला
कि रिएक्टेंट को यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के बीच में कोलिजन होनी चाहिए, और वो कोलिजन इफेक्टिव तभी बोली जाएगी या उस कोलिजन से प्रोडक्ट तभी बनेगा जब आपका कोलिजन इफेक्टिव होगा, और उस इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो बैरियर आपको क्रॉस करने होंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्रॉस करने पड़ेंगे। वन इज द ओरिएंटेशन बैरियर एंड सेकंड वन इज एनर्जी बैरियर। यदि दोनों में से कोई भी एक नहीं क्रॉस हो रहा है तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और इस थ्योरी के अंदर जो अरेनियस ने रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था, अरेनियस ने क्या एक्सप्रेशन दिया था, r = a e to the power minus a by rt। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अरेनियस ने प्रपोज किया था, जिसमें r क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, a है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो यहाँ पर क्या किया, इसी एक्सप्रेशन में चेंज करके ये z दे दिया, a की जगह क्या बता दिया, z, और z क्या है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, z क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बस कोलिजन थ्योरी और अरेनियस थ्योरी में मैथमेटिकली जो है यही एक चेंज है कि यहाँ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की बजाय यहाँ क्या दे दिया, एक्सपोनेंशियल कोलिजन फ्रीक्वेंसी। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी वही है, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। इज इट क्लियर, समझ में आया? और इस थ्योरी के बाद एक और एडवांस थ्योरी प्रपोज की गई, उसमें क्या किया, इस एक्सप्रेशन में एक और चेंज किया गया, एक और वेरिएबल ऐड कर दिया। दिस p इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर स्टैटिक फैक्टर। अब ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं तो सारी कोलिजन इफेक्टिव नहीं है, कुछ कोलिजन इफेक्टिव है, कुछ नॉन इफेक्टिव है। तो ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथ्स के अंदर, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी, ये वही प्रोबेबिलिटी फैक्टर है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। तो ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि सारी की सारी कोलिजन इफेक्टिव नहीं है, तो यहाँ एक पैरामीटर बता दिया कि भाई किस अकॉर्डिंग z के साथ एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा p into z का प्रोडक्ट, वो क्या बताएगा, इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। सो ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर स्टैटिक फैक्टर इनटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट गिव्स द इफेक्टिव कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। सो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हो गया, विच वाज प्रपोज्ड बाय कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी में बस एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया गया कि एनर्जी बैरियर के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, पोटेंशियल मतलब ओरिएंटेशन बैरियर भी फुलफिल होना चाहिए। कोलिजन तभी इफेक्टिव बोली जाएगी, अदरवाइज कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, सो इसके साथ ये आपका यूनिट फिनिश, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इज देयर एनी डाउट तो बताइए। क्या बाकी है बेटा, पढ़ना बाकी है?